मैं रोहित तुलसी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 का अर्थशास्त्र, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एनसीईआरटी बुक है। आपके लिए बहुत ही अच्छी, हर एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा बेटर है। तो मैं अन्य चीज़ों को न देखते हुए पालमपुर गांव की जो कहानी है उसको लेकर के हम चलेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो कि क्लास 10th में है, 9th में है या यूपीएससी के लिए प्रिपेयर होने की कोशिश कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी हर एग्ज़ाम के लिए पावरफुल होती है। बिना एनसीईआरटी के कर तो सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी से जो गुजरता है उससे ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। तो आइए हम बात करेंगे पालमपुर की कहानी। इस कहानी की उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है, और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती हैं। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। अब हम बात करेंगे, थोड़ा परिचय देखेंगे कि पालमपुर का परिचय क्या है। पालमपुर आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव कौन सा है? रायगंज। पालमपुर से 3 किलोमीटर दूरी पर। कितने किलोमीटर दूरी है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर की दूरी है। प्रत्येक मौसम में सड़क गांव के रायगंज और उसके निकट छोटे कस्बे शाहपुर जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ, भैंसा बग्घी से लेकर कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक देखे जा सकते हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूखे स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। उनके मकान, जिन्हें बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। अनुसूचित जाति दलित के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है, और वे गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं। मतलब जो जमींदार हैं या बड़े लोग हैं बड़े बड़े घरों में, और जो छोटे हैं, एससी हैं या जो दलित हैं, वो छोटे छोटे गांव के किनारे छोटे छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है और अधिकांश घरों में बिजली नहीं है। खेतों के में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं, और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और 1 हाई स्कूल है। पालमपुर में क्या है? 2 प्राथमिक विद्यालय, 1 हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और एक निजी औषधालय भी है, जहां रोगियों का उपचार होता है। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। क्या है? किसी भी गांव की जो खेती है, गैर कृषि क्रियाएं कहा गया है। जो अन्य उत्पादन गतिविधियाँ हैं जिनको गैर कृषि कार्य क्रियाएँ कहा जाता है। बाकी जो खेती, जो भारत में खासकर गांव में खेती मुख्य कार्य होता है। लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल होती है गांव में खासकर। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार अवश्य करेंगे। उत्पादन का संगठन।
हम क्या करेंगे, उत्पादन में संगठन में चर्चा करेंगे। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। क्या करना है? उत्पादन का उद्देश्य हमारी वस्तुओं सेवाओं और उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए हर चीज़ें आवश्यक हैं। पहली आवश्यकता है भूमि। क्या है? भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकता है श्रम। क्या है? श्रम। कृषि के लिए खासकर श्रम, कुछ उत्पादित करेंगे तो इनके लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं वो बता रहा है कि भूमि आवश्यक है, जल आवश्यक है, वन आवश्यक है, खनिज आवश्यक है। दूसरी आवश्यकता क्या है? श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की जरूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए श्रम की आवश्यक श्रम प्रदान करता है। तीसरी आवश्यकता क्या होती है? तीसरी आवश्यकता होती है भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन से मदें आती हैं? तो हम चर्चा करेंगे। औजार, मशीन, भवन। औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि होते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है। इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। में क्या है? कच्चा माल और नगद मुद्रा। कच्चा माल और नगद मुद्रा। पहले मैंने क्या बात करी? औजार, मशीन और भवन की बात करी। अब क्या बात करें? कच्चा माल और नगद मुद्रा की। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग किए जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान करने के तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। एक चौथी आवश्यकता भी होती है। आपको स्वयं उपभोग हेतु बाजार में बिक्री उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी के साथ कार्य योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इसे मानव पूंजी यानी भौतिक पूंजी के साथ मानव पूंजी की भी आवश्यकता होती है। चित्र में आप देख सकते हैं, कहा जाता है मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं क्या क्या चीज़ें हैं। औजारों की ज़रूरत पड़ रही है, लोगों की मतलब श्रम की ज़रूरत पड़ रही है, भौतिक मतलब पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, और क्या पड़ रही है? स्थायी पूंजी कुल मिला के, और मानव पूंजी की भी ज़रूरत पड़ रही है। मानव की आवश्यकता है, भूमि ज़मीन की ज़रूरत पड़ रही है, कारखाने मशीनों पर कार्य करते श्रमिक। क्या कह रहा है? कारखाने पर मशीनों पर कार्य करते श्रमिक। आप लोग देख रहे होंगे। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता, जिसे उत्पादन के कारक कहा जाता है। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में उत्पादन के प्रथम तीन कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय को भौतिक पूंजी कहेंगे। क्या कहेंगे? भौतिक पूंजी कहेंगे। पालमपुर में खेती कैसे होती है, इस चीज़ पर चर्चा हम करेंगे। पालमपुर में खेती कैसे होती है? भूमि स्थिर। क्या है? भूमि स्थिर। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। क्या है? पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है, मतलब खेती ही पालमपुर में प्रमुख क्रिया है उत्पादन की। ठीक, ये चीज़ है। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। वे किसान अथवा श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ, लेकिन याद रखिए कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई खेतों में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तु स्थिर होता है। पालमपुर में वर्ष 1960 कब
1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि कार्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोशिश कोई गुंजाइश नहीं है। देख लेंगे कि ये चीज़ क्या बता रहा है। थोड़ा ठीक दिया हुआ भूमि या मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। ये चीज़ें देख लेनी है कि भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। यद्यपि गांव में भूमि का माप बीघा, गुंठा आदि से क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। 1 हेक्टेयर मतलब 100 मीटर भुजा, 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ हम देख चुके हैं। आगे देखें, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? बिल्कुल देखेंगे। आइए हम बात करते हैं कि उसी ज़मीन से अधिक पैदावार कैसे कर सकते हैं। यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है, जैसे सुविधाएं उपलब्ध हैं, वे उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश की पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त गांव भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम खरीफ में किसान ज्वार बाजरा उगाते हैं। उन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम रबी में खेतों में गेहूँ उगाया जाता है। आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम में गेहूँ उगाया जाता है। उत्पादन गेहूँ में कि परिवार से खाने के लिए रखकर गेहूँ शेष गेहूँ किसान रायगंज कहाँ बेचते हैं? रायगंज की मंडी में डाल देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती की जाती है, जिसकी वर्ष भर एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे माल या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों से बेचा जाता है। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। पालमपुर में बिजली जल्दी आ गई थी। उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। तब तक किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूप को ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती थी। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्दी ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य में 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए सिंचाई होने लगी थी। देखेंगे थोड़ा टिप्पणी में क्या दिया हुआ है कि भारत में सभी गांव के ऐसे उच्च स्तरीय सिंचाई व्यवस्था नहीं है। नदीय मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों जैसे दक्षिणी पठार सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। यह भूमि के किसी टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। ये फसलें हैं जो कि पालमपुर में पैदा की जा रही हैं। इनमें गेहूँ है, बाजरा है, गन्ना है, आलू है, जो कि तीसरी फसल माना जा रहा है। आगे हम और चर्चा करेंगे कि आप यहाँ पे देख चुके हैं कि ये जो एक थोड़ा स्टैटिक्स दिया हुआ है, गणना है, कोई मतलब नहीं है क्योंकि पुरानी दी हुई है। तो आगे हम चर्चा करेंगे। ये चीज़ देख लेते हैं कि जुताई का क्षेत्र देखेंगे कि 1950 संबंधित वर्षों में जुताई का क्षेत्र ये जो है 1950 से 51 में क्या हुआ? जुताई का 132 मिलियन हेक्टेयर था जुताई क्षेत्र। 1990-91 में 186 हो गया। 2000 से 2001 में 186 ही रहा, मतलब नहीं बढ़ा। 2010-11 में बढ़ा, 98 हुआ। 2011-12 में घट गया
196 हो गया, फिर घटा 12-13 में घटा, फिर बढ़ा 2013-14 में बढ़ गया, 14-15 से घटा है और फिर 15-16 में फिर घटा है, 16-17 में थोड़ा फिर बढ़ा है। ठीक है, ये चीज़ हम देख लेंगे, कुछ खास नहीं है। आप पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं। अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों की सूचना के आधार पर निम्न सारणी से भरें। ये जो सारणी है, ये सारणी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, इसको भरें, क्योंकि आपने पढ़ा है तो समझा है, अवश्य भर के दिखाएंगे। आपने देखा कि एक ही जमीन के टुकड़ों से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविध फसल प्रणाली, आपको मैंने बताई थी अभी, बहुविध फसल प्रणाली, जहाँ पर एक से ज़्यादा एक से अधिक फसलों को उपजाया जा सके। दूसरी तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना। उपज की भूमि से टुकड़ों की एक ही टुकड़े क्या होता है, एक ही टुकड़े मौसम में पैदा की गई फसलों के रूप में जाना जाता है। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। ये सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध है, उन्हें इनको खरीदना नहीं पड़ता था। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति 1960 के दशक में अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों यानी HIV के द्वारा गेहूं और चावल खेती के लिए तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में HIV बीजों से एक ही पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। इसके परिणाम स्वरूप ज़मीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा होने लगी। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत थी। अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीज सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव थी। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीके से सबसे पहले प्रयोग किया। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HIV बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीनें खरीदी, जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया। उन्हें इनसे गेहूं की ज़्यादा पैदावार हुई। पालमपुर में परंपरागत बीजों की गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। HIV बीजों से उपज 3200 कितना बढ़ गई, 32, आप सोच रहे हैं 1300 था, 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुँच गई। गेहूं के उत्पादन बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार बेचने अब अधिशेष गेहूं की काफ़ी मात्रा उपलब्ध थी। आप लोग देख रहे हैं ये चीज़ जो हुई है यहाँ पे उत्पादन की बात कर रहा है। एक तरीके से एक चीज़ देखेंगे कि 1965 से 66 में दालों का उत्पादन जो था 10 था, गेहूं का भी 10 था। अब धीरे धीरे देखो बढ़ रहा है। 2019-20 में आकर के ये चीज़ जो है 108 कितना है करोड़ टन, ये 23 करोड़ टन, ये 108 टन हो गया। मतलब बता रहा है ये चीज़ें, जो आप ध्यान से देखेंगे ये चीज़ नोट करेंगे, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि एक क्या है, एक आरेख बना कर दिखाई हरित क्रांति दोनों ही फसलों की समान रूप में सिद्ध हुई या नहीं। ये चीज़ जो हम देख लेंगे, खास चीज़ें नहीं। अब हम बात करेंगे क्या भूमि ये धारण कर पाएगी। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इनका सावधानीपूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी को उर्वरता कम हो गई है।
इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भौम जल स्तर कम हो गया। मिट्टी और उर्वरता जैसे और भौम जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं। एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। अखबारों पत्रिकाओं से पाठ में दी गई रिपोर्टों पढ़ने के बाद हानिकारक हो सकता है। इन चीज़ों को हम देखेंगे। ये चीज़ जो दी हुई ये फसलें जो पालमपुर के गांव कृषि का वितरण है, ये पालमपुर की कृषि वितरण है, कैसे कैसे खेत बटे हुए हैं, ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये चीज़ आप देख लेंगे। ठीक है, ये चीज़ जो देख रहे हो ये चीज़ हम देख लेंगे। आगे बात करेंगे, रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत क्या उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती। वे मिट्टी से निकलकर भौमजल, नदियों और तालाबों को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि उनके प्रयोग कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाएगी। ये लिए स्रोत जो इसका है ये डाउन टू अर्थ नई दिल्ली से है। ठीक है, देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में है। देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग कहाँ है? वो है पंजाब में, राइट ना। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग ने मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया है। पंजाब के किसानों को पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए अब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों और अन्य आगतों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब है कि वहाँ खेती की लागत बहुत तेजी से बढ़ रही है। चौथा क्या हम पढ़ेंगे, पालमपुर के किसानों की भूमि किस प्रकार वितरित है, ये चीज़ हम देखेंगे। आपने जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 अर्थात 150 के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांश दलित हैं। क्या हैं? दलित हैं, जिनके छोटे छोटे मकान हैं, फूसों और मिट्टी बने हुए हैं। बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं, और भूमि के ऐसे टुकड़े किसानों के परिवारों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती। ये चीज़ देखेंगे 1960 में कृषक गोविंद के पास, एक चीज़ देखेंगे कि इनके पास कितनी है। असामान्य वितरण है कि 1960 में कृषक गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर अधिकतर असिंचित भूमि थी। गोविंद ने अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था। यद्यपि वे बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, लेकिन परिवार अपनी एक भैंस से होने वाली कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर रहा था। गोविंद की मृत्यु के कुछ वर्ष पश्चात यह भूमि उसके 3 पुत्रों के बीच बंट गई। प्रत्येक के पास अब 0.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा था, परंतु अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी जमीन की गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। वर्ष के कुछ भाग में उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य भी ढूंढना पड़ता है। आइए देखेंगे कि आप एक गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं। इन पर छोटे किसान खेती करते हैं। दूसरी ओर गांव के आधे से ज़्यादा क्षेत्र में काफ़ी बड़े आकार के प्लाट हैं। पालमपुर में मंझोले और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं, जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या इससे अधिक भूमि है। ये चीज़ आप देख रहे हैं, किसी के पास बहुत ज़्यादा है, किसी के पास बहुत कम है खेत। सीमांत किसान व छोटे किसान, सीमांत व छोटे किसान, यहाँ पे चीज़ देखेंगे आप लोग कि सीमांत एवं छोटे कृषक, जो सीमांत एवं छोटे कृषक हैं इतने हैं। कृषि ये चीज़ देख रहे हो, कृषकों की संख्या
सीमांत एवं छोटे कृषक किसान कितने 55.4%, मझोले 44.6%। यहाँ पर क्या है, अर्ध मझोले और बड़े कृषक जो हैं, सीमांत एवं छोटे कृषक 15%, बड़े कृषक से 85% में जा रही है। पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स 2020 और स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर 2020 कृषि सहयोग किसान कल्याण विभाग द्वारा ये चीज दिखाई जा रही है। श्रम में की व्यवस्था कौन करेगा, श्रम की व्यवस्था कौन करेगा, चीज देखेंगे। श्रम की व्यवस्था कौन करेगा, ये हम देखेंगे। श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसानों अपने परिवार के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए वो दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। आइए चर्चा करते हैं इन सभी की। खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवार से आते हैं या बहुत छोटे प्लाटों से में खेती करने वाले परिवारों से हैं। खेतों में काम करने वाले श्रमिकों पर उगाई गई फसल पर कोई अधिकार नहीं होता, जैसा किसानों का होता है, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वे काम करते हैं। मजदूरी नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल और खेत में एक से दूसरे कृषि कार्य जैसे बुआई और कटाई के लिए अलग अलग होती है। रोजगार की अवधि में भी काफ़ी भिन्नताएं हैं। क्या है, काफ़ी भिन्नताएं हैं। खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं या उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम करना पर रखा जा सकता है। डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपये मार्च 2019 में निर्धारित करता है, लेकिन डाला को मात्र 160 रुपये ही मिलते हैं। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने को सहमत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेतीहर श्रमिक है। डाला और रामकली दोनों गांव के निर्धनतम व्यक्तियों में से हैं। ये आप देख चुके होंगे। तो हम डाला और रामकली की जो चर्चा हुई बताएंगे। डाला कहता है कि आजकल काम मिलना कठिन है, केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं और वह भी बहुत कम दिनों के लिए। तो रामकली कहती है घनश्याम एक बड़ा किसान है और उसने अभी अभी एक डॉग हार्वेस्टर खरीदा है, इसलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें और भी काम कम मिलेगा। पिछले वर्ष मैंने पूरे वर्ष में 5 माह से भी कम समय काम किया था। तो फिर डाला कहता है हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर और गहाई के लिए थ्रेशर है। यहाँ तक कि खरपतवार को साफ करने के लिए कुछ किसान खरपतवार नाशकों को छिड़कते हैं। तो रामकली कहती है इस वर्ष मुझे रायगंज में ईंट भट्ठे पर काम की तलाश करनी पड़ेगी। तो डाला कहता है मुझे स्थानीय साहूकार को 2000 रुपये देने हैं। मैंने पिछली गर्मियों में 1000 रुपये लिए थे जब खेतों में काम नहीं था। मैं इसे चुकता कर पाऊँगा? मैं 2 वक्त के भोजन के लिए भी कठिनाई से कमाता हूँ। तो रामकली कहती है मेरी स्थिति इससे भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इससे भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। पिछले कर्ज के कारण साहूकार मुझे ऋण देने से मना कर देते हैं। देख रहे हो कैसी स्थिति डामाडोल है दोनों की। अब हम बात करेंगे खेतों में के लिए आवश्यक पूंजी। आप पहले ही देख चुके हैं कि खेती के लिए आवश्यक आधुनिक तरीकों के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अतः अब किसानों को
पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए। यानी अधिसंख्यक छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से या खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। एक कहानी है जो कि सविता की है। सविता की कहानी। सविता एक लघु कृषक है। वह अपनी हेक्टेयर ज़मीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती की औजारों की मरम्मत करवाने के नगद पैसों की ज़रूरत है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में ही उसे 3,000 रुपये चाहिए। उसके पास पैसा नहीं, इसलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल सिंह के पास कर्ज का निर्णय लेने के लिए लेती है। तेजपाल सिंह सविता को 24% की दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देने को तैयार हो जाता है, जो ब्याज एक बहुत ऊंची दर है। सविता को ये भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उसके खेतों में एक श्रमिक के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन काम करेगी। आप भी कह सकते हैं कि ये मजदूर बहुत कम है और सविता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिक के तरह काम करना होगा। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है और 3 बच्चों की माँ के रूप में उस पर घर के कामों की भी बहुत जिम्मेदारी है। सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत कठिन है। छोटे किसानों की बात कर रहे हैं कि छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। इस तरह के आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। इन किसानों को बचत कैसे होती है, आप इसका उत्तर अगले भाग में पाएंगे। ये चीज़ें आप देख रहे होंगे। कुछ खास नहीं है। आगे यहाँ से देखते हैं अधिशेष कृषि उत्पादन की बिक्री। ये देखिए, मान लीजिए कि किसानों ने उत्पादन के 3 कारकों का उपयोग कर अपनी भूमि में गेहूं पैदा किया है। गेहूं की कटाई की जाती है और उत्पादन को पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूं का क्या करते हैं? वे परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं और अधिशेष गेहूं को बेच देते हैं। सविता और गोविंद के बेटे जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम क्या होता है हो जाता है कि किसान के पास बहुत कम अधिशेष गेहूँ होता है, क्योंकि उनका उत्पादन बहुत कम होता है तथा इसमें एक बड़ा भाग वे परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं। इसलिए मझोले और बड़े किसान ही बाजार में गेहूं की पूर्ति करते हैं। गेहूं से लदी बाजार जाती बैलगाड़ी देख सकते हैं। बाजार में व्यापारी गेहूं खरीदकर उसे आगे कस्बों, शहरों, दुकानों में बेच देते हैं। एक बड़े किसान तेजपाल सिंह को अपनी समस्त भूमि से 350 क्विंटल अधिशेष गेहूं प्राप्त होता है। अपने अतिरिक्त गेहूं को वह रायगंज के बाजार बेच देता है और अच्छी कमाई करता है। तेजपाल सिंह इस कमाई को क्या करता है? पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसा बैंक के अपने खाते में जमा कर दिया था। बाद में उसने इस पैसे का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने के लिए किया जिन्हें कर्ज की आवश्यकता थी, और उसने बचत का उपयोग अपने मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था के रूप में किया। इस वर्ष तेजपाल सिंह बचत के पैसे से एक ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है। दूसरे ट्रैक्टर से उसकी स्थिर पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े और मझोले किसान भी खेती के अधिशेष कृषि उत्पादों को बेचते हैं। कमाई के एक भाग को अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था के लिए बचा कर रखा जाता है। इस तरह के अपने खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपनी ही वस्तुओं से कर लेते हैं। कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने अथवा दुकान खोलने में भी करते हैं, जैसा कि हम देखेंगे। इन सबको गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी कहते हैं। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं।
हमने देखा कि पालमपुर में खेती ही प्रमुख उत्पादन क्रिया है। अब हम कुछ गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं पर विचार करेंगे। पालमपुर में काम करने वाले केवल 25% लोग के अतिरिक्त कार्य करते हैं। डेयरी अन्य प्रचलित क्रिया है। पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह के घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार और बाजरा चरी खिलाते हैं। दूध को निकट एक गांव रायगंज में जाता है। शाहपुर शहर को 2 व्यापारियों ने रायगंज दूध ग्रहण संग्रहण एवं शीतलन केंद्र खोला हुआ है, जहां से दूध दूर दराज के शहरों और कस्बों में भेजा जाता है। आइए चर्चा करें कि ये चीज़ें जो हैं आप खुद से पढ़ लेंगे, दिक्कत वाली खास में है नहीं। अब देखेंगे पालमपुर में लघु स्तरीय, क्या देखेंगे कि पालमपुर में लघु स्तरीय ये चीज़ विनिर्माण का एक उदाहरण। इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं कि शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है और उसे छोटे मझोले पैमाने पर भी किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार ही किराए पर लिया जाता है। ये चीज़ आप देख रहे होंगे, कहानियाँ हैं, खास नहीं है। अब क्वेश्चंस जो छूट रहे हैं, क्वेश्चंस को आप लोग अवश्य कर लीजिएगा। कहानियाँ हैं, कहानी में क्या है कि मिश्री लाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी है और जो बिजली से चलती है और उसे अपने खेत में लगाया। पहले गन्नों को पेरने पर का काम बैलों की मदद से किया जाता था, पर अब लोग इसे मशीनों से करना पसंद करते हैं। मिश्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीद कर उसे गुड़ बनाता है। गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को भेजा जाता है। इस प्रक्रिया में मिश्री लाल थोड़ा लाभ कमा लेते हैं। अब बात रही करीम की कहानी। करीम ने कमा लेते हैं, आज थोड़ी चर्चा हम आगे करेंगे कि पालमपुर के दुकानदार की बात कर रहे हैं। पालमपुर के दुकानदार की पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? अभी तो वस्तु विनिमय की वर्ड यूज है, आप लोग ध्यान देंगे। पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार यानी वस्तु विनिमय नहीं करते। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। आप देखेंगे कि गांव में छोटे छोटे जनरल स्टोरों में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्तियाँ, कापियाँ, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। कुछ परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड के निकट हैं, अपने घर के एक भाग में छोटी दुकान खोल ली है। वे खाने की चीज़ें बेचते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, परिवहन की बात करेंगे। परिवहन तेजी से विकसित होता है एक क्षेत्र। पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शे वाला, तांगे वाला, जीप, ट्रैक्टर, एक ट्रक ड्राइवर तथा परंपरागत बैलगाड़ी, दूसरी गाड़ियाँ चलाने वाले वे लोग हैं जो परिवार सेवाओं में शामिल हैं। वे लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और इसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं। गत कई वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। किशोर की कहानी है। किशोर एक खेतिहर मजदूर है और एक अन्य ऐसे ही श्रमिकों की भांति किशोर को अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की आवश्यकता पूरी करने की घटनाएं होती है। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्जा लिया था। यह एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते कर्ज दिए जा रहे थे। किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरीदी। अब वह भैंस का दूध बेचता है और अब उसने अपनी भैंसा गाड़ी भी बना ली है, जिसमें वह कई प्रकार के सामान ले जाता है, यानी परिवहन कार्य करता है। समाप्त सप्ताह में एक दिन वह गंगा के किनारे कुम्हार के लिए मिट्टी लेकर आता है और कभी कभी वह गुड़ अथवा अन्य वस्तुओं को लेकर शाहपुर जाता है। हर एक महीने उसे परिवहन संबंधित कोई न कोई काम मिल जाता है। परिणाम स्वरूप किशोर पिछले वर्षों की तुलना में अब अधिक कमाने लगा है।
तो यहाँ तक जो थी चर्चा हमने की, अब सारांश में है, सारांश आप लोग खुद पढ़ लेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते, तो हम ही पढ़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गांव में खेती मुख्य उत्पादन क्रिया है। पिछले वर्षों में क्या होता है, पिछले वर्षों में खेती की गतिविधियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इनकी वजह से किसान उतनी ही भूमि से अधिक फसल पैदा करने लगे हैं। ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि भूमि स्थायी तथा दुर्लभ है। क्या है, भूमि स्थायी तथा दुर्लभ है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है। खेती की नई विधियों से कम भूमि परंतु अधिक पूंजी की जरूरत पड़ी है। मझोले और बड़े किसान अपने उत्पादन से हुई बचत से अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। दूसरी ओर छोटे छोटे किसान के लिए, जो भारत में किसानों की कुल संख्या का 80% भाग है, पूंजी की व्यवस्था करना बहुत कठिन है। उन्हें भूखंड छोटा होने के कारण उनका परिवार उत्पादन पर्याप्त नहीं होता। अतिरिक्त संसाधन में कमी के कारण वे अपनी बचत से पूंजी नहीं निकाल पाते। अब उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज के अतिरिक्त कई छोटे किसानों को अपने परिवारों के भरण पोषण के लिए खेतिहर मजदूरों के रूप में अतिरिक्त काम करना पड़ता है। आपने पीछे एग्जाम्पल देखे होंगे। श्रम पूर्ति के उत्पादन के अन्य कारकों की तुलना में सबसे अधिक प्रचुर है तथा नई विधियों से श्रम का अधिक प्रयोग करना आदर्श होता है। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन खेती में श्रमिकों का उपयोग सीमित है। अवसरों की तलाश में श्रमिक आस पड़ोस के गांव, शहरों तथा कस्बों में जा रहे हैं। कुछ श्रमिकों ने गांव में ही गैर कृषि क्षेत्र में काम करना प्रारंभ किया है। यानी इस समय गांव में गैर कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के 100 कामगारों में से 24 ही गैर कृषि कार्यों में लगे हैं। तभी गांव में अनेक प्रकार के गैर कृषि कार्य होते हैं। हमने केवल कुछ ही उदाहरण देखे हैं। प्रत्येक गांव में नियुक्त लोगों को गांव में की संख्या बहुत ही कम है। हम चाहेंगे कि भविष्य में गांव के गैर कृषि कार्य उत्पादन की वृद्धि हो। खेती के विपरीत गैर कृषि कार्यों में भी कम भूमि की आवश्यकता होती है। लोग कम पूंजी से भी गैर कृषि कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार इस पूंजी को कैसे हम प्राप्त किया जा सकता है, या तो अपनी ही बचत को प्रयोग किया जाता है या फिर कर्ज लिया जाता है। आवश्यकता है कि कर्ज ब्याज की दर पर उपलब्ध हो, ताकि बिना बचत वाले लोग भी गैर कृषि कार्य शुरू कर सकें। गैर कृषि कार्यों के लिए प्रसार के लिए यह भी आवश्यक है कि ऐसे बाजार हों जहां वस्तुओं और सेवाएं बेची जा सकें। पालमपुर में हमने देखा कि आस पड़ोस के गाँव, कस्बों और शहरों में दूध, गुड़, गेहूँ आदि उपलब्ध हैं। जिससे ज़्यादा गांव, कस्बों और शहरों से अच्छी सड़कों, परिवहन और टेलीफोन से जुड़ेंगे। भविष्य में गांव में गैर कृषि कार्य उत्पादन के लिए अवसर बढ़ेंगे। ये थी पालमपुर की कहानी जो कि हमने पढ़ी। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप लोग ध्यान से देखेंगे और लिखने की कोशिश करेंगे। अगर कोई समस्या होती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। हम आपको फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में। चीज़ करते रहेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर लाने वाली है और आप हमारे साथ मेहनत करते रहें और आगे एग्ज़ाम्स जो आ रहे हैं उनकी तैयारी करते रहें। हम ऐसे ही अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था या राज्य व्यवस्था की एनसीईआरटी जो है हम सब कवर करवाएंगे और उसके बाद स्टैंडर्ड। ठीक है, धन्यवाद।